नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर एक नए वीडियो लेक्चर के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ और आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र व व्यावसायिक अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण विषय एकाधिकारी प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार किस तरीके का बाजार है। ये आपका जाना पहचाना डायग्राम है, हम पहले देश में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया है कि वस्तु की प्रकृति क्या है और वाई एक्सिस पे दिखाया है कि फर्म और उत्पादकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो एकाधिकारी प्रतियोगिता में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे अधिक और यहाँ पे आपको मिलेगा हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि एकाधिकारी प्रतियोगिता ऐसा बाजार है जहाँ पर उत्पादकों की संख्या काफी अधिक होती है, यानी किसी सामान का उत्पादन करने वाली और उसका विक्रय करने वाली फर्मों की संख्या काफी अधिक होती है, लेकिन वो जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं वो विभेदीकृत होती है, यानी वो वस्तु जो है वो रंग, रूप, आकार, डिजाइन में अलग होती है। कुछ ना कुछ वस्तु में अंतर पाया जाता है जिसको हम वस्तु विभेद कहते हैं। तो आज हम इस बाजार फॉर्म का जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता है क्या। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता की जो व्याख्या है सबसे पहले प्रोफेसर चैम्बरलिन ने की थी। उसके थोड़े समय के बाद श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने एक दूसरी कंसेप्ट प्रस्तुत की थी जिसको उन्होंने अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का नाम दिया था। लेकिन नॉर्मली हम अर्थशास्त्र में एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार को ही डिस्कस करते हैं। तो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार क्या है, जैसा कि हमने पीछे वाले डायग्राम में देखा था कि वो बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सारे क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं लेकिन वस्तु के निकट स्थानापन्न भी होते हैं। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता वो है जिसमें निकट प्रतिस्थापन वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं उनमें तीव्र प्रतियोगिता तो होती है पर पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती। एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रतियोगिता पाई जाती है और काफी तीखी होती है, तेज होती है, लेकिन वो पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती। दूसरा, कोई विक्रेता जो है वो अन्य विक्रेताओं की कीमत और उत्पादन नीतियों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता और ना ही दूसरे के कार्यों का उस पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि एकाधिकारी प्रतियोगिता उन सभी विक्रेताओं में प्रतियोगिता को दर्शाती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता उन सभी विक्रेताओं में प्रतियोगिता को दर्शाती है जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का नहीं लेकिन निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। आइए अब हम कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम प्रोफेसर लेफ्टविच की डेफिनेशन है। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी विशेष उत्पाद के कई विक्रेता होते हैं लेकिन प्रत्येक विक्रेता का जो उत्पाद है वो किसी न किसी तरीके से दूसरे विक्रेता के उत्पाद से उपभोक्ताओं के मन में विभेदित होता है। इसको हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे। उपभोक्ताओं के मन में विभेदित होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार इस डेफिनेशन से हमने क्या देखे कि एक तो एक कोई विशेष उत्पाद है, उसके बहुत सारे विक्रेता हैं, लेकिन हर विक्रेता का उत्पादन किसी न किसी तरीके से दूसरे विक्रेता के उत्पादन से भिन्न है। प्रोफेसर बेंस की डेफिनेशन है, जेएस बेंस, कि एकाधिकारी प्रतियोगिता उस उद्योग में पाई जाती है जहां बड़ी संख्या में छोटे विक्रेता हों जो विभिन्न तरीके की लेकिन साथ ही निकट स्थानापन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हों और उनकी बिक्री करते हों। ये प्रोफेसर जेन्स की डेफिनेशन है। इसके बाद हमारी डेफिनेशन जो अगली हम देखेंगे वो लिफाफस्की की डेफिनेशन है। उनके अनुसार आज एकाधिकार की स्थिति का मतलब एक ऐसी स्थिति से है जिसमें गैर सजातीय का मतलब है जो गैर समरूप या जो समरूप नहीं हो या थोड़ा विभेदित उत्पादन बेचने वाले विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या है और जिसमें प्रवेश की स्वतंत्रता जो है वो मौजूद रहती है। तो प्रोफेसर लिफाफस्की ने एक दूसरा अतिरिक्त पॉइंट इस अपने डेफिनेशन में दिया है जो है प्रवेश की स्वतंत्रता। अब किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं तो हम 3-4 मेन पॉइंट पकड़ते हैं और उसी हिसाब से उसको हम डिफाइन करते हैं।
अब यहाँ पे हम 3-4 पॉइंट कौन से देखेंगे। एक तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता और विक्रेता हैं, जो आगे ऑफ कोर्स हम उनकी विशेषताओं में भी देखेंगे, लेकिन डेफिनेशन से ही विशेषताएं निकलेंगी। और डेफिनेशन हम 2-3 अर्थशास्त्रियों की इसीलिए डिस्कस करते हैं ताकि जितनी भी विशेषताएं हैं वो इन डेफिनेशन में आ जाएं। और दूसरा ये समझने के लिए कि किसी भी चीज की एक अकेली डेफिनेशन नहीं होती, उसके बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, इसलिए हम अलग अलग अर्थशास्त्रियों की जो परिभाषाएं हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अब हम अगर एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषा अपने शब्दों में देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता की वस्तु से भिन्न पाई जाती है। यह भिन्नता रंग, आकार, मापतोल, ट्रेडमार्क आदि किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं बाजार में बहुत अनेक तरीके के साबुन पाए जाते हैं, लक्स है, हमाम, रेक्सोना, कम से कम 100-150 तरीके के जो साबुन है वो मार्केट में आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे बाजार को हम एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार कह सकते हैं, क्योंकि बाजार में किसी एक साबुन के विक्रेता का इतना बड़ा अधिकार नहीं होता कि वो पूरे बाजार को प्रभावित कर सके। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं थी। आइए अब हम एकाधिकारी प्रतियोगिता की परिभाषाएं थी। आइए अब हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता है विक्रेताओं और क्रेताओं की अधिक संख्या लेकिन छोटा आकार, और कोई एक विक्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। जो 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे वही है यहाँ पे। अब अगली है आपकी वस्तु विभेद। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था जब डेफिनेशंस में ही आ गया था कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। अब ये वस्तु विभेद जो है ये आपका वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। अब ये समझने की चीज है जो मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे कि जो वस्तु विभेद है वो आपका वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक फर्म जो है वो साबुन बनाती है, एक ही फैक्ट्री में साबुन बनता है, एक जैसा बनता है, एक जैसा वेट है, एक जैसा रंग है, एक जैसी चीजों से मिलकर वो बना हुआ है, लेकिन वो अपने 2 नामों से सपोज उसको पैक कर देती है और ग्राहक उसको अलग अलग समझते हैं, तो भी वो वस्तु विभेद होगा। इसका मतलब कि वस्तु विभेद के लिए ग्राहकों का उस वस्तु में भेद करना जरूरी है। अब ये भेद जो है ये वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। सिर्फ हमने ऊपर का रैपर चेंज किया है, बाकी अंदर में वही सामान है दोनों तरीके के साबुन में। लेकिन अगर उपभोक्ता दोनों में भेद करते हैं, उनके हिसाब से दोनों अलग अलग हैं, तो उसको वस्तु को हम विभेदीकृत वस्तु मानते हैं। हमने देखा है कि वस्तु की प्रकृति के हिसाब से 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक विभेदीकृत वस्तुएं होती हैं, एक समरूप वस्तुएं होती हैं। तो ये विभेदीकृत वस्तु होगी। वस्तु विभेद से हमारा क्या मतलब है कि जो वस्तुएं हैं वो रंग, रूप, आकार, नाप तोल, डिजाइन में उपभोक्ता जिनमें भेद करते हैं, उपभोक्ताओं का परसेप्शन है कि वो डिफरेंट है, तभी वो डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट है इसकी विशेषता कि फर्मों के प्रवेश और बाहर जाने की स्वतंत्रता होती है। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी भी समय फर्में जो है उद्योग में आ सकती हैं और किसी भी समय उद्योग से जा सकती हैं। अब नेक्स्ट है आपका गैर कीमत प्रतियोगिता। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटा क्वेश्चन आता भी है इस पे कि गैर कीमत प्रतियोगिता से हमारा क्या मतलब है। गैर कीमत प्रतियोगिता से मतलब है कि फर्में जो हैं अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए कीमतों में परिवर्तन नहीं करती। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको ज्यादा सामान की बिक्री करनी है, अपने जो बिक्री की मात्रा को बढ़ाना है, तो हम उसकी कीमत घटा देते हैं ताकि वो डिमांड करो के हिसाब से उसकी डिमांड बढ़ जाए। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्में कीमत के द्वारा ही प्रतियोगिता नहीं करती, वो गैर कीमत प्रतियोगिता भी करती हैं, यानी कीमत को छोड़ के किन्हीं दूसरे तरीकों से वो प्रतियोगिता करती हैं। जैसे किसी वस्तु से को बेचने के लिए अलग अलग योजनाएं आप देखते हो, 20% एक्स्ट्रा, बड़ी बोतल के साथ छोटी बोतल फ्री, चाय की पत्ती में चम्मच फ्री, और आफ्टर सेल सर्विस 2 साल की वारंटी, फ्री की वारंटी। ये सारी जो तरीके हैं वो गैर कीमत प्रतियोगिता कहलाते हैं। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता जो बाजार है उसमें गैर कीमत प्रतियोगिता पाई जाती है। अब अगली जो विशेषता है वो है विक्रय लागत। एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्योंकि वस्तु भेद पाया जाता है एक और निकट प्रतिस्थानापन भी होता है, इसलिए क्रेताओं को अपनी तरफ लुभाने के लिए फर्मों को विक्रय लागत लगानी पड़ती है। यानी उसको, जैसे कि विक्रय लागत क्या है कि फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए जो खर्च करती है
ताकि उसकी मांग बढ़ सके। जैसे कि विज्ञापन करती है, वो अपना दूसरे तरीके अपनाती है, तो इसके कारण फर्म अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास करती है। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता के तहत जो विज्ञापन है वो मांग बढ़ाने के लिए जरूरी है ही है। इसके साथ ही क्योंकि बहुत सारी फर्में हैं, इसलिए फर्म को अपने प्रोडक्ट की सूचना देने के लिए भी बाजार में विज्ञापन और दूसरी विक्रय लागतें करनी जरूरी हैं, क्योंकि बाजार के बारे में उपभोक्ताओं को पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसलिए एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा वो ज्ञान उपभोक्ताओं को दिया जाता है वस्तु के पदार्थ के बारे में। तो ये है हमारी विक्रय लागत एक विशेषता है। इसके बाद कीमत पर नियंत्रण। अब क्योंकि ये एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार है, तो इसमें एकाधिकार भी है और प्रतियोगिता भी है। ठीक है, एकाधिकारी तत्व भी विद्यमान है और प्रतियोगिता भी विद्यमान है। तो एकाधिकारी तत्वों के फलस्वरूप हर एक फर्म बाजार में अपने ब्रांड की कीमत कुछ भी रख सकती है। सपोज लक्स साबुन बेचने वाला है, वो अपनी लक्स साबुन की कीमत 20 रुपए भी रख सकता है, 50 रुपए भी रख सकता है, 100 रुपए भी रख सकता है। वो स्वतंत्र है, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन क्योंकि निकट प्रतिस्थानापन मौजूद है, खासकर सपोज लक्स का ही हम एग्जांपल ले लें, ऐसे बंदे कुछ जो ब्रांड से बंधे हुए हैं, उनको छोड़ के जो ही लक्स की कीमत बढ़ेगी तो वो दूसरे साबुन को यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसके मतलब कि लक्स का जो उत्पादक है उसमें कीमत बढ़ाने के लिए एकाधिकार तो है, लेकिन वो एक हद तक बढ़ा सकता है, क्योंकि कंपटीशन के कारण उसकी बिक्री इतनी अधिक गिर जाएगी कि उसको कीमत बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कीमत पर नियंत्रण सीमित है। अब तीनों बाजार के अगर आप कंपैरिजन करो तो हमने कहा था पूर्ण प्रतियोगिता में बिल्कुल भी कीमत पर नियंत्रण नहीं है, फर्म का एकाधिकार में पूरा है, लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में सीमित है। नेक्स्ट है प्रतियोगिता और एकाधिकार का मिश्रण। ये समझना बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि कई बार जैसे हम पेपर चेक करते हैं स्टूडेंट्स के जो मार्किंग के लिए आते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि कई बार एकाधिकारी के बारे में पूछा, एकाधिकारी बाजार के बारे में पूछा जाता है तो वो एकाधिकारी प्रतियोगिता का बाजार को लिख देते हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार पूछा जाता है तो एकाधिकार के बारे में। और खासकर हमने देखा है कि जब भी एकाधिकारी प्रतियोगिता का क्वेश्चन आता है तो वो यहां से शुरू करते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता वो बाजार है जिसमें किसी वस्तु का एक विक्रेता होता है। नहीं, ये गलत है। एकाधिकारी प्रतियोगिता ये दो शब्दों से दो बाजारों का मिश्रण है। किन बाजारों का? एकाधिकारी बाजार का भी और प्रतियोगी बाजार का भी, जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है। इसका मतलब यहाँ एकाधिकार भी है और प्रतिस्पर्धा भी है। इसलिए जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, ये ध्यान देना है आपको कि इसमें दोनों तत्व विद्यमान हैं। एकाधिकार भी है क्योंकि फर्म अपना, अभी मैंने कीमत के हिसाब से बताया था, लक्ष्य का जो उत्पादक है वो उसकी कितनी भी कीमत रख सकता है, लेकिन क्योंकि प्रतिस्पर्धा है इसलिए वो नहीं रखेगा। तो इसका मतलब कि जो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार है वो एकाधिकार और प्रतियोगिता दोनों का मिश्रण है, दोनों का मेल है। इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एकाधिकारी प्लस प्रतियोगिता है। ये दो बाजार हैं, दो बाजारों से मिलके दोनों की विशेषताओं के साथ एक बाजार बना है। वास्तव में प्रोफेसर चैम्बरलिन ने जब इस बाजार को प्रस्तुत किया तो उनका यह मानना था कि ना तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार और ना ही एकाधिकार, शुद्ध एकाधिकारी बाजार वास्तविक जीवन में दोनों ही नहीं पाए जाते। ना तो पूर्ण रूप से पूर्ण प्रतियोगी बाजार होता है और ना ही एकाधिकार होता है। उन्होंने एक अधिक वास्तविक स्थिति दी बाजार की और उसने उसको एकाधिकारी प्रतियोगिता का नाम दिया, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट विशेषता है अधिक लोचदार मांग। ये ध्यान रखना कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में हमने बात की थी कि जो मांग कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी मांग की लोच जो है वो पूर्णतया लोचदार है, या एक्स एक्सिस के पैरेलल डिमांड कर्व था। लेकिन एकाधिकार में हमने देखा था डिमांड कर्व जो है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ था। एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी क्योंकि एक विक्रेता को अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए उसे कीमत घटानी पड़ेगी, तो यहां भी मांग वक्र जो है वो ऋणात्मक ढलान वाला होता है। लेकिन मांग की लोच जो है, अगर दोनों बाजारों का आप कंपैरिजन करोगे, एकाधिकारी बाजार का और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का, तो एकाधिकारी बाजार में मांग वक्र जो है ज्यादा बेलोचदार होता है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में वो अधिक लोचदार होता है। ये आपके सामने दो मॉड्यूल हैं, ए और बी। थोड़ा सोच के बताइए कि कौन से मॉड्यूल में जो हमारी डिमांड कर्व है, ये दिखाया ना यहाँ पे, ये डिमांड कर्व है आपका, ये इस मॉड्यूल में ये वाला है और इस मॉड्यूल में ये वाला है।
तो सोच के बताइए कि किस बाजार में मांग वक्र जो है वो अधिक लोचदार है और किस में लोच कम है। कंपेरेटिवली अपेक्षाकृत बताइए कौन सा बाजार लोचदार है और कौन सा बेलोचदार है। बी बाजार जो है वो उसमें जो मांग वक्र है वो अधिक लोचदार है, तो और ए वक्र का जो मांग वक्र है वो अपेक्षाकृत बेलोचदार है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो पैनल मैंने दिखाया है इसमें ये कौन से बाजार का मांग वक्र होगा, ये अगर एकाधिकारी का मांग वक्र होगा तो ये एकाधिकारी प्रतियोगिता का मांग वक्र होगा। दोनों की शेप सही होगी। अब ये चीज ध्यान रखना, जो आगे हम डायग्राम डिस्कस करेंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। जो हमने एकाधिकारी बाजार के तहत अध्ययन किया था वही के वही होंगे, लेकिन जब आपको दोनों अगर एक साथ बनाने हो, अलग अलग बनाते हैं तब तो आप बना सकते हो, आप थोड़ा सी लिबर्टी ले सकते हो, लोच को थोड़ा कम ज्यादा करके दिखा सकते हो। लेकिन दोनों को एक साथ बना रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार का मांग वक्र होगा वो लोचदार होगा और एकाधिकार बाजार का जो मांग वक्र होगा वो बेलोचदार होगा, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता वाला मांग वक्र जो है वो लोचदार होगा, जैसे कि इस बी पैनल में हम देख सकते हैं। तो ये एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, ये हमने देखा यहाँ पे गिरता हुआ है, लेकिन इसके साथ ही ये इसके मुकाबले में अधिक लोचदार है। चलिए आगे चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट पोर्शन की तरफ, वो है एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का संतुलन। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, संतुलन से हमारा क्या मतलब है। संतुलन वो स्थिति है जिसमें कोई भी निर्णय लेने वाला एजेंट है, वो कोई भी हो सकता है, उत्पादक हो सकता है, उपभोक्ता हो सकता है, साधनों का स्वामी हो सकता है, जो भी डिसीजन लेने वाला है वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि वो वहीं रहना चाहता है, वहां से वो चेंज नहीं करना चाहता। इसका अर्थ क्या हुआ कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई फर्म एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि वो जहां से परिवर्तन नहीं करना चाहती है। परिवर्तन वो किन चीजों में करती है? परिवर्तन दो चीजों में करती है, या तो कीमत में या उत्पादन की मात्रा में, कितना सामान बेचता है और फर्म कितनी कीमत वसूल करती है, इनमें चेंज कर सकती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जिसमें फर्म जो है वो कीमत और उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहे, तब हम कहेंगे कि फर्म संतुलन में आ गई। अब वो संतुलन कब होगा? वो संतुलन तब होगा जब फर्म के लाभ अधिकतम होंगे। यानी अगर वो अपने उत्पादन और कीमत में परिवर्तन करती है तो लाभ, जो कुल लाभ है, देखो फर्म का मुख्य उद्देश्य जो है वो लाभ कमाना है। जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे पूरी मार्केट कंडीशंस में, वो इस एजम्पशन पे कर रहे हैं कि फर्म हमेशा अपने लाभ को अधिक करने का प्रयास करती है। तो यहाँ पे एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के संतुलन से हमारा क्या अभिप्राय है? इससे हमारा अभिप्राय है कि फर्म के उत्पादन और कीमत के वो मान, वो मूल्य, वो वैल्यू जहां पर एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म का लाभ अधिकतम है, उसको हम कहेंगे कि वो संतुलन में है। अब ये कैसे पता लगाएंगे? नॉर्मली सेम इसको दोनों तरीके से हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के उत्पादन और कीमत का निर्धारण, यानी हमने संतुलन को ज्ञात करने के लिए उत्पादन और कीमत निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अब संतुलन की शर्तें देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था और मैंने शुरू में भी बताया था, डायग्राम डिट्टो आपके सेम रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होने वाले। अगर आपने एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार देखा है तो शर्तें भी सेम हैं, डायग्राम की शेप भी सेम है। केवल जब फर्म में आप दीर्घकाल में बात करोगे तो डायग्राम चेंज होगा। चेंज होने का सेंस है कि एकाधिकार बाजार में हमें असामान्य लाभ मिलते हैं दीर्घकाल में, सही है ना? असामान्य मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हमें सामान्य लाभ मिलेंगे, वहां सिर्फ डिफरेंस आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में मैंने अपना लेक्चर लोड किया था जिसमें हमने एकाधिकार बाजार के बारे में डिस्कस किया था। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि वहां पे इसको हम देख चुके हैं। वही दो शर्तें हैं जो होती हैं, एमआर और एमसी एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म उस बिंदु तक उत्पादन करेगी जहां एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से जो आय प्राप्त होगी वो उस अतिरिक्त इकाई को बनाने में जो लागत लगेगी उसके बराबर हो। एमआर इज इक्वल टू एमसी, पहली शर्त। दूसरी शर्त, जो सीमांत लागत वक्र है, एमसी वक्र है, वो नीचे से काटना चाहिए। फिर डायग्राम के द्वारा इसको हम देख सकते हैं, चित्र के द्वारा देख सकते हैं। ये हमारा क्या है? एमआर कर्व है, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। एमसी कर्व है, संतुलन बिंदु बढ़े यहां से
तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपने पहले क्वांटिटी और प्राइस के एक्सिस बना लेने हैं, एक्स और वाई एक्सिस बना लेने हैं। पहले आपको एमआर कर्व बनाना है, बना लिया आपने। एमसी कर्व बनाना है, बना लिया। इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढना है, संतुलन बिंदु मिल गया। संतुलन बिंदु से आपको संतुलित उत्पादन की मात्रा ढूंढनी है, यानी कितना उत्पादन करेगा ताकि उसके लाभ अधिकतम होंगे। तो संतुलन उत्पादन की मात्रा ढूंढ ली, OQE मैंने दिखा दी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गई संतुलन उत्पादन की मात्रा। तो हमने दो चीजें निर्धारित करनी थी, संतुलन उत्पादन की मात्रा निर्धारित करनी थी और संतुलन की कीमत भी निर्धारित करनी थी, यानी किस कीमत पे कितना सामान बेचे कि उसके लाभ अधिकतम हो। ये शर्तें हमें डिस्कस करनी। तो हमने AR कर्व बनाना पड़ेगा। AR कर्व जब आप, ये हमने AR कर्व बनाया, AR कर्व बना के जो क्वांटिटी आपके पास आ गई थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपने पहले निकाल ली थी। अब इस क्वांटिटी पे आपको देखना है एवरेज रिवेन्यू की क्या है। एवरेज रिवेन्यू का मतलब है कि उस वस्तु की प्रति इकाई औसत आय कितनी है, उसको बेचने से औसत कितना फर्म को मिलता है। उसको औसत आय भी कह सकते हो आप, औसत कीमत भी कह सकते हो। देने वाला जो है वो कीमत के रूप में देता है, फर्म को वो आय के रूप में प्राप्त होता है। तो ये औसत आय है आपकी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले MR कर्व बनाना है, MC कर्व बनाना है, E ढूंढना है, E से क्वांटिटी ढूंढनी है। उसके बाद AR कर्व बनाना है और क्वांटिटी से ऊपर बढ़ते हुए आपको AR कर्व तक पहुंच जाना है। जब आप AR कर्व तक पहुंचेंगे और यहाँ पे आएंगे तो आपको प्राइस मिल जाएगा, ये एवरेज प्राइस है। तो हमने दो चीजें निर्धारित करनी थी। शुरुआत हमने यहां से की थी, फर्म के संतुलन की। हमने क्या बात की थी कि फर्म का संतुलन कहां से प्राप्त होगा आपको, कि जहां वो कीमत और वो उत्पादन की मात्रा जिसके ऊपर फर्म के लाभ अधिकतम होंगे। इसका मतलब कि इस कीमत पे अगर फर्म सामान बेचे OPE के बराबर और इतना सामान बेचे तो उसके लाभ अधिकतम होंगे। ये संतुलन की स्थिति है। हर बाजार में जो भी डायग्राम हम बनाएंगे उसमें इतना रहने वाला है। ये डिटो सेम रिपीट होगा, सिर्फ एक लाइन चेंज होगी, इतना यही का यही रहेगा, ठीक है। शायद हमने वहां भी बना के देखा था तो शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी हम डिस्कस करते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकालीन संतुलन। वहां भी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, एकाधिकार बाजार से शुरू किया था। तो यहां हम एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन संतुलन को डिस्कस करेंगे। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो फर्म है वो अपनी लागतों के हिसाब से असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो सकती है, सामान्य लाभ प्राप्त कर रही हो सकती है और हानि की स्थिति में भी उत्पादन कर रही हो सकती है। तीनों स्थितियां हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि फर्म की लागत कितनी है, ठीक है। क्लियर है, वहां भी हमने डिस्कस किया था। तो उसको फर्म को लाभ मिलेगा, हानि मिलेगी, असामान्य लाभ मिलेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उसकी लागत क्या है। यानी AR और AC के अंतर को देखना पड़ेगा आपको, AR और AC के अंतर को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ फर्में ऐसी होंगी जो बहुत दक्ष हैं, कुशल हैं। जो कुशल फर्में होंगी, कुशलता का पैमाना क्या है कि उसकी AC कम होगी। जो फर्म ज्यादा कुशल होगी उसकी AC कम होगी। अगर AC कम होगी तो फर्म असामान्य लाभ प्राप्त करेगी। अगर किसी की AC बहुत ज्यादा होगी तो उसको हानि हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्म जो है कुशलतम फर्में होंगी, जिनकी लागतें कम होंगी, वो असामान्य लाभ प्राप्त करेंगी। कुछ फर्में ऐसी हैं जो केवल सामान्य लाभ प्राप्त करेंगी। इसके विपरीत कुछ अकुशल फर्में हो सकती हैं, लागत है वो ज्यादा है तो वो हानि उठा के उत्पादन करेंगी। और कहां तक उत्पादन करेंगी, औसत परिवर्तनशील लागत तक उत्पादन करेंगी, जो हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। चलिए अब हम देखते हैं पहले असामान्य लाभ की स्थिति। अब फिर से डायग्राम देखना आपको कैसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है। MR बनाएंगे, MC बनाएंगे। स्टेप 1 MR बनाया, स्टेप 2 MC बनाया, स्टेप 3 इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढा, स्टेप 4 हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ढूंढी, स्टेप 5 बनाया, स्टेप 6 इस क्वांटिटी से हम ऊपर की तरफ बढ़े, हमने प्राइस ढूंढा, ठीक है। ये रिपीट किया है। अब क्या है कि हमें असामान्य लाभ देखने हैं। असामान्य लाभ कहां होंगे, जब AR ज्यादा होगा और AC कम होगा। अब यहां पे AR कितना है, ध्यान से देखिए, यहां पे AR है QF के बराबर। इसका मतलब कि अगर हमें असामान्य लाभ इस डायग्राम में दिखाने हैं तो हमें जो है इसको AR से कम रखना पड़ेगा। ये AR है ना यहाँ तक, तो इसका मतलब इसके बीच से कहीं से जाएगी। तो AR करो, F बिंदु से नीचे कहीं पर भी बना सकते हो आप। मैंने यहां बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब कई बार ये पॉइंट नहीं देखना, इस पॉइंट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा पॉइंट इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि क्वांटिटी हमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है, ठीक है। OQ हमारी क्वांटिटी है, तो ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हमें देखना है क्योंकि लागत जो है यहां से पता लगेगी। यानी एक इकाई की जो लागत है वो QG के बराबर है।
ठीक है, QG के बराबर है प्रति इकाई लागत, और प्रति इकाई लाभ जो है, आय जो है वो हमारी QF है। यानी प्रति इकाई जो लाभ हो जाएगा वो GF के बराबर हो जाएगा। कुल कितना सामान बेचेंगे हम, PF के बराबर सामान बेचेंगे, बिक्री करेगा एकाधिकारी जो फर्म है, तो ये गुना ये बराबर हो जाएगा इस एरिया के। ठीक है, संतुलन उत्पादन की मात्रा OQ, औसत प्रति इकाई आगम OQF, QG, FG, कुल लाभ, ये कुल लाभ इसको हम दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या है, असामान्य लाभ है। किसका, अल्पकाल में एकाधिकारी प्रतियोगिता का। डायग्राम डिटो सेम है जो हमने एकाधिकार में बनाया था, कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम सेम रहेंगे, अल्पकाल के तो बिल्कुल ही सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सिर्फ जब साथ बनाओ तो मैंने बताया था मांग की लोच को ध्यान में रख लेना, अगर अलग अलग बनाते हैं तो सेम डायग्राम आप बना सकते हो, दोनों बाजार के वही रहेंगे। नेक्स्ट आपको सामान्य लाभ दिखाना है, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 तक हमने देखा। ये डायग्राम सेम है, वहां बनाया था वही का भी बनाना है, पहले MR हमने समझाई थी। अब यहाँ पे क्या है, आपको AR AC के बराबर रखना है, तो यहाँ पे AR कितना है, QF इतना है, तो इसका मतलब AC भी इतनी होगी, इसका मतलब जो एवरेज कॉस्ट का करे वो यहां से जाएगा। ठीक है, क्या है, आप यहां से लाओ, ये जो ही टच करे इसको आप ऊपर उठाना शुरू कर सकते हो। चलो यहां मैंने बना दिया इसको, तो ये आपका AC कर्व है, यहां से काटना है, आप लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे AR और AC एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब फर्म को सामान्य लाभ मिलेंगे। मैंने कल एक्सप्लेन किया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम सामान्य लाभ इसलिए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो लागत होती है वो आपकी आर्थिक लागत होती है, उसमें जो लाभ है वो लागत के अंदर पहले से जोड़ लिया जाता है। उद्यमी का श्रम का जो पुरस्कार है उसको पहले से जोड़ लिया जाता है, तो इसमें का जो जोखिम वगैरह का जो भी उसका पुरस्कार बनता है उसकी अवसर लागत के हिसाब से वो लागत में जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहां से हमें जो मिलेगा वो सामान्य लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट है आपकी हानि वाली स्थिति, सेम डायग्राम है, MR कर्व बनाएंगे स्टेप 1 में, स्टेप 2 में MC कर्व बनाएंगे, स्टेप 3 में इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढेंगे, स्टेप 4 में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ढूंढेंगे, फिर हम AR कर्व बनाएंगे। AR कर्व के बाद एवरेज हम प्राइस ढूंढेंगे, जो हमने पहले ढूंढा था वही तरीका है। यहाँ पे AC कर्व आपको जो बनाना है, क्योंकि AR आपका यहां तक आएगा, ये AR है। अब आपको AR कम है, AC ज्यादा है, ये ध्यान रखना है आपको। जो अगला कर्व जो आप AC कर्व बनाओगे वो थोड़ा सा ऊपर बनाओगे, ठीक है ना, यहां बनाओगे उसको, ये AR का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा तो आपको AC ऊपर रखना है। इस हिसाब से आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना के हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रति इकाई आय इतनी, प्रति इकाई लागत इतनी, इसका मतलब लागत ज्यादा है, आय कम है, AC ज्यादा है, लागत कम है, इसका मतलब हानि होगी, कितनी हानि होगी, GF के बराबर हानि होगी, ये हानि होगी ना इतनी, क्योंकि एक इकाई को बेचने से हमें आय तो प्राप्त होती है QG के बराबर, लेकिन हमारी लागत तो है QG के बराबर, लेकिन हमें जो प्राप्त होता है वो FQ के बराबर होता है, इसलिए FG के बराबर हानि होगी। ये FG के बराबर हानि है, यहाँ से हम पूरी हानि निकाल सकते हैं, किस एरिया के हिसाब से वो हानि आ जाएगी, जो हमने पहले निकाला था डिटो वही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज अब समझनी है कि फर्म हानि उठा के उत्पादन कब तक कर सकती है, या इसको हम कह सकते हैं कि हमें शट डाउन पॉइंट ढूंढना है, हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। क्योंकि फर्म जो है वो हानि उठा के उत्पादन एक लिमिट तक कर सकती है। वो लिमिट हमें कैसे पता लगेगी, वो लिमिट हमें इसलिए पता लगेगी, हमें 2 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं कि फर्म अगर उत्पादन नहीं करती है तो उसे कितनी हानि होगी। आपको पता है कि उसे उसकी बंधी लागत जो फिक्स कॉस्ट है उसके बराबर हानि होगी। ठीक है, उसको हानि होनी है उतनी, तो फिक्स कॉस्ट के बराबर तो होनी ही है हानि उसको, वो तो लिखी हुई है उसके, अगर उत्पादन करे नहीं करे तो भी उसको उतनी हानि उठानी पड़ेगी। इसका मतलब कि फर्म को जब अपनी परिवर्तनशील लागतों की भी हानि होने लगेगी तो उस समय वो अपना उत्पादन बंद कर देगी। यानी मान लो एक फर्म की बंधी लागतें 10 करोड़ हैं, अगर फर्म को नुकसान जो है वो 9 करोड़ का हो रहा है तो इसका मतलब फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी, क्योंकि उत्पादन बंद करने से उसको 10 करोड़ का नुकसान होना था। लेकिन अगर फर्म को उत्पादन करने के बाद 10.5 करोड़ का घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उस अवस्था में वो फर्म अपना उत्पादन बंद कर देगी। 10 करोड़ से नीचे आते ही वो उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि उत्पादन नहीं करने से उसको लाभ है, मतलब उसको कम हानि है, उत्पादन करने से उसकी हानि ज्यादा है। तो वो पॉइंट हम कैसे पता लगाएंगे, वो पॉइंट हम पता लगाएंगे
यहाँ से AR और AVC एक कर्व बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया AVC कर्व, कल के डायग्राम में मैंने बना के समझाया था, आज मैंने इसको बना दिया है। AVC कर्व आपको यहाँ ये शट डाउन पॉइंट है, अगर ये AVC कर्व इससे नीचे आ गया तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी, इससे ऊपर होगा तो फर्म अपना उत्पादन जारी रखेगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये था एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में उत्पादन व कीमत का निर्धारण। आइए अब हम दीर्घकाल के बारे में डिस्कस करते हैं। दीर्घकाल क्या है? दीर्घकाल समय की वो अवधि है जिसमें फर्म जो है अपनी पूर्ति को मांग के अनुसार ढाल सकती है, पूर्ति की दशाओं के जो पूर्ति की जो दशाएं हैं उनको मांग के अनुसार एडजस्ट कर सकती है। अब एकाधिकारी बाजार में ध्यान देखो, कल हमने एकाधिकार बाजार पढ़ा था और हमने वहां डिस्कस किया था कि एकाधिकार जो बाजार है, एकाधिकारी बाजार में फर्म में दीर्घकाल में असामान्य लाभ मिलेंगे। लेकिन यहां हम कह रहे हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यदि एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो क्या होगा? असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो क्योंकि नई फर्में, नई फैक्ट्रीज इंस्टॉल की जा सकती हैं, दीर्घकाल है ना, तो क्या होगा कि नई फर्में मार्केट में आ जाएंगी। जब नई फर्में बाजार में आएंगी तो इसका मतलब कि जो वर्तमान बाजार है वो और ज्यादा विक्रेताओं में बढ़ जाएगा, उसको बेचने वाले ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हर फर्म की जो मांग है वो गिर जाएगी, यानी हर फर्म का जो मांग कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक प्रभाव होगा। दूसरा प्रभाव होगा, जब नई फर्में मार्केट में आएंगी तो उत्पादन के जो साधन है, रॉ मटेरियल है, लेबर है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसकी डिमांड बढ़ जाएगी तो साधन महंगे हो जाएंगे। साधन महंगे हो जाएंगे तो AC कर्व जो है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि जो हमारा AR कर्व अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए और AC थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए तो असामान्य लाभ जो हमें मिलते हैं वो समाप्त हो सकते हैं। तो इसके कारण क्या होगा? फर्म मांग वकर ऊपर उठने, नीचे आने से और लागत वकर ऊपर उठने से एक समायोजन की प्रक्रिया शुरू होगी जो सामान्य से जो अधिक लाभ है, असामान्य लाभ है, उनको समाप्त कर देगी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर फर्में अतिरिक्त लाभ नहीं कमा सकती, असामान्य लाभ नहीं कमा सकती, तो वे हानि भी नहीं उठा सकती। ऐसे में क्या होगा कि घाटे वाली, जो हानि उठाने वाली फर्में हैं वो उद्योग को छोड़ के चली जाएंगी। क्या होगा? उद्योग को छोड़ के जाएंगी तो पूर्ति घट जाएगी, पूर्ति घट जाएगी तो हर फर्म की मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ साधनों की मांग घट जाएगी, साधन सस्ते हो जाएंगे और उसके कारण फर्मों की हानि समाप्त हो जाएगी। और दीर्घकाल में फर्मों को केवल एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी सामान्य लाभ मिलेंगे और पूर्ण प्रतियोगिता में भी हमने डिस्कस किया था सामान्य लाभ मिलते थे और उसकी रीजनिंग भी लगभग कुछ ऐसी ही हमने डिस्कस की थी। तो आइए अब हम देखते हैं। सामान्य लाभ का दिखाना है आपको, सेम डायग्राम बनाना है जो पहले बनाया था, करना है सेम डायग्राम बना के आपको यहाँ पे जो वहां पे आपको L लगा देना है इक्वल टू LAC। जब L लगा देंगे डायग्राम वही का वही है, दोबारा से समझाने की जरूरत नहीं है, ये सामान्य लाभ की स्थिति है। तो ये था हमारा एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत अल्पकाल में और दीर्घकाल में एक एकाधिकारी प्रतियोगिता वाली जो फर्म है उसका संतुलन, उसमें कीमत और क्वांटिटी का निर्धारण कैसे हो कि फर्म संतुलन में रहे। संतुलन में कब होगी? जब उसके लाभ अधिकतम हो या हानि न्यूनतम हो। तीनों स्थितियां हमने डिस्कस कर ली। तो अब हम आते हैं, ये तो है एक फर्म का। अब हमने, ध्यान हो आपको, जब पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे थे तो हमने उद्योग का संतुलन डिस्कस किया था, लेकिन एकाधिकारी बाजार में हमने उद्योग का संतुलन नहीं डिस्कस किया। उसका कारण ये था कि एकाधिकारी बाजार में तो फर्म होती ही एक है, तो फर्म उद्योग है, इसलिए उद्योग का अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि फर्में ज्यादा हैं तो यहाँ पे हम एक उद्योग कह सकते हो या चैम्बरलिन ने इसको समूह कहा है। क्यों कहा है समूह? समूह संतुलन कहा है। समूह संतुलन से हमारा क्या मतलब है? उन्होंने उद्योग की जगह समूह शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि उद्योग की परिभाषा क्या है? ध्यान से सुनिए उद्योग की परिभाषा। उद्योग समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों का एक समूह है। यानी समरूप वस्तुओं के उत्पादन करने वाली फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। यानी वो फर्में जो एक जैसी वस्तु का उत्पादन करती हैं उनके समूह को हम उद्योग कहते हैं। लेकिन यहां पे क्या है?
वस्तु विभेदीकृत है तो उसको हम उद्योग नहीं कह सकते। तो इसलिए क्योंकि वस्तु विभेदीकृत है इसलिए चैम्बरलेन ने कहा कि उसको हम उद्योग समूह कहेंगे। तो इस प्रकार समूह में जो कई फर्में होती हैं जो निकट प्रतिस्थापन वाली वस्तुएं बनाती हैं, इसके कारण इसको हम समूह कहते हैं, उद्योग नहीं कहते। अब किस तरीके से हम उसको जो उद्योग का संतुलन है उसको समझ सकते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ मान्यताएं करनी पड़ेंगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी मान्यताएं करनी पड़ेंगी हमें? पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सभी फर्मों के मांग वक्र और लागत वक्र एक समान है। बहुत रेस्ट्रिक्टिव एजम्पशन है। हमने ये पहले से मान लिया कि सब फर्मों के मांग वक्र और लागत वक्र यानी AR और AC उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा, हमने ये मान लिया कि अपने निर्णय के द्वारा दूसरी फर्मों के उत्पादन और कीमत संबंधी निर्णयों को प्रभाव नहीं बदल सकती। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं समूह संतुलन को। आपकी बुक में जो डायग्राम है उसके द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं। देखा, ये डायग्राम आपका देखा किया था। ये डायग्राम क्या दिखाता है हमें? सामान्य लाभ, असामान्य लाभ या हानि। ये हमें दिखाता है असामान्य लाभ। तो इस डायग्राम का कुछ पोर्शन हम यूज करेंगे क्योंकि ज्यादा ये बुक का जो डायग्राम है मैंने कई स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ इसको ये बना के दिखाया है कि इसी डायग्राम का कुछ हिस्सा हम लेते हैं ताकि ज्यादा क्लटर्ड नहीं हो। बहुत सारी लाइनें आ जाएंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ लाइनें इसी डायग्राम से हम छोड़ते हैं, निकाल देते हैं। बनी हुई वही है, इसी मान्यता पे दूसरा डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम सेम उसी मान्यता पे बना हुआ है। ऐसे कैसा है? अब यहाँ पे हम अध्ययन की सरलता के लिए कुछ हमें और लाइनें खींचनी है, इसलिए हम क्या करेंगे कि निकाल देंगे, यहां से निकाल दिया। अब ये जो हमने जितना पोर्शन बन गया, इस डायग्राम को हम आगे लेके जाएंगे। यहां वही डायग्राम है, मैंने यहां इसको लिख लिया। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला जो मांग कर्व है, D जो AR लिखा है, ये वस्तु का मांग वक्र है, और जो AC है ये हमारा लागत वक्र है। अब प्रत्येक फर्म जो है वो OP कीमत के बराबर कीमत निर्धारित करेगी, क्योंकि वो OP कीमत के बराबर अपना सामान बेचना चाहेगी, क्योंकि अगर वो OP कीमत पे अपना सामान बेचती है तो उसे PFG सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। क्लियर है? यानी समूह की जितनी भी फर्में हैं वो सारा अपने उत्पादन की जो कीमत है वो OP मात्रा में रखना चाहेंगी ताकि उनके जो लाभ हैं वो अधिकतम हो। अब क्या होगा कि ये इन असामान्य लाभों को देख के, असामान्य लाभ हैं क्योंकि ये डिफरेंस है आपका, इन असामान्य लाभों को देख के नई फर्में बाजार में आ जाएंगी। अब नई फर्में बाजार में आएंगी और अपना उत्पादन शुरू करेंगी, तो इसका मतलब जो कुल मांग थी वो फर्मों में बढ़ जाएगी और इसके कारण जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा। देखो नीचे की ओर खिसका है, ये DAR था, अभी मैंने इसको नीचे बनाया है D1AR1 बना दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? अब यहां पे आ जाएगी, यहां पे आ गए नाम। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा कि जो हमारे लाभ हैं DD1 आने के फलस्वरूप जो हमारे लाभ हैं वो कट जाएंगे, क्योंकि प्राइस जो है वो घट जाएगा और क्वांटिटी भी घट जाएगी, जिसके फलस्वरूप सभी फर्मों को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। ये जो लाभ हैं ये हमारे चले जाएंगे और केवल सामान्य लाभ हमें प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से हम समूह संतुलन को समझ सकते हैं कि समूह संतुलन में फर्म किस तरीके से अपनी एडजस्टमेंट करेगी और वो संतुलन में रहेगी। आज के लिए इतना ही। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारी प्रतियोगिता की बाकी प्रतियोगिताओं के साथ, तो चाहे पूर्ण बाजार अवस्थाओं के साथ, चाहे वो पूर्ण प्रतियोगिता हो या एकाधिकारी बाजार हो, उसका कंपैरिजन मुझे लगता है आप अपने आप कर पाएंगे, इसलिए उस पोर्शंस को हम यहाँ से वीडियो लेक्चर के माध्यम से डिस्कस नहीं करते। फिर भी अगर कोई किसी को डाउट है तो वो इनबॉक्स में भेज सकता है, उस पर हम अलग से एक वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। अगर विभिन्न बाजारों का कंपैरिजन भी आप जानना चाहते हैं, मेरी समझ से आप अपनी बुक में देखें, क्योंकि तीनों बाजार हमने अच्छे से समझ लिए हैं, तीनों बाजारों के संतुलन को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो आप अपने फ्री टाइम में तीनों बाजारों का कंपैरिजन आसानी से कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। और इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू फॉर द पेशेंट हियरिंग। धन्यवाद।